नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का कुछ परिभाषा, जो मुख्य परिभाषा है, उनका हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब परिभाषा परीक्षा में अक्सर आया करता है और विद्यार्थी को ध्यान में नहीं रहता है कि ये करना क्या है। तो जैसे कि संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई भी धातु जब अम्ल या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करती है तो धीरे धीरे वह क्षय होता है, नष्ट होता है, बर्बाद होता है। तो इसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित होती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अर्थात कि कोई भी धातु कोई भी अम्ल के साथ और आर्द्रता का साथ जब यह अभिक्रिया करती है, उसके संपर्क में आ जाती है, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू कर देता है। जंग लगने का अर्थ ये होता है कि वह नष्ट होना शुरू हो गया है, अर्थात कि वह नष्ट होने लगा है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब कोई लोहा को खुले में छोड़ देने से उसमें जंग लगना शुरू कर देता है। जैसे लोहा धातु है तो उसमें जंग लगना शुरू कर देता है, तो वह जंग लगने का अर्थ होता है कि लोहा का गुणवत्ता में ह्रास होने लगा है, उसका गुणवत्ता घटने लगा है, उसका क्वालिटी घटने लगा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। दूसरी परिभाषा कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता वह है कि जब हम दुकान में जब जाते हैं तो ढेर तरह का खाद्य पदार्थ पैकेट में बंद किया हुआ रहता है। चिप्स वगैरह जो है, कुरकुरे है, इस प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है जो ढेर दिन तक वह सुरक्षित रहे, वह लास्टिंग करे, इसलिए उस पैकेट के अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दिया जाता है कि ढेर दिन तक, लंबे समय तक वह सुरक्षित रहे। जब वह खाद्य पदार्थ लंबे समय के बाद जब निकाला जाता है तो उसका स्वाद बिगड़ा हुआ मिलता है, यानी विकृत हो जाता है। जैसे कि तैलीय यानी तेल से भुना हुआ कोई भी खाद्य सामग्री या वसा युक्त कोई भी खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो स्वाद में विकृत गंधिता आ जाती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। यानी उसका स्वाद का क्वालिटी में क्या होता है कि वह विकृत हो जाता है, उसका वह मूल स्वाद नहीं रहता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसको खाने में ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे बिगड़ा हुआ स्वाद को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तीसरा परिभाषा है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उन अभिक्रिया को कहते हैं कि जो अभिक्रिया में ऊष्मा का जरूरत पड़ता है, ऊर्जा का जरूरत पड़ता है, तभी वह अभिक्रिया संभव हो पाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा ऊपर से देना पड़ता है, तभी वह संभव हो पाता है। जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं कि जब तक हम ताप नहीं देते हैं, जब तक हम ऊर्जा नहीं देते हैं, ताप को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जब तक हम ताप नहीं देंगे उसमें, तो वह भोजन तैयार होगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार का सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करती है और यहाँ दो उत्पाद का निर्माण करता है, सिल्वर और ब्रोमाइड। यदि इस अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश नहीं होता तो यह अभिक्रिया संभव नहीं होता। चौथा नंबर
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ठीक उल्टा होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा देने की जरूरत पड़ा था बाहर से, और इसमें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि यह अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है, बल्कि ऊर्जा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम देखेंगे जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का अर्थ होता निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों का जब हम मिलाते हैं और वहाँ क्या होता है कि मिलने के फलस्वरूप ऊर्जा देने की जरूरत नहीं, ऊर्जा स्वयं निकलता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना में जब हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो तब इसमें अभिक्रिया शुरू होती है। इसमें एक प्रकार का रिएक्शन होता है और रिएक्शन के फलस्वरूप दो प्रकार का उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना में जब हम जल डाले हैं, जल को मिलाए हैं, तो यहाँ बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ है और इसका अभिक्रिया होते समय इससे ऊर्जा निकलता था, ताप निकलता था, जबकि उसमें ताप देना पड़ता था, इसमें ताप खुद निकलता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस अभिक्रिया से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा स्वयं निकलती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 5 नंबर परिभाषा है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? बहुत ऐसे विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आता है कि पीएच स्केल क्या है। जैसे कि किसी भी विलयन में, विलयन का अर्थ होता है घोल, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन की वहाँ संख्या कितनी है, हाइड्रोजन का मात्रा कितनी है, उसे हम सांद्रता कहते हैं। ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक प्रकार का स्केल का विकसित किया गया, स्केल का निर्माण किया गया है, तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल का निर्माण किया गया है, स्केल विकसित किया गया है, ऐसे स्केल को, ऐसे मापने का एक यंत्र को, ऐसे मापने का एक व्यवस्था को हम पीएच स्केल कहते हैं। 6 नंबर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में उपचयन अपचयन ना पूछ देता है कि रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे कि किसी भी ऑक्साइड, कोई भी कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीजन मिला रहता है तो हम उसको ऑक्साइड कहते हैं। यानी किसी भी ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास होने को, यानी किसी भी ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होने को अपचयन तथा ऑक्सीजन जुड़ने को उपचयन या रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑक्साइड, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्साइड कहा जाता है, और कोई भी ऑक्साइड से यदि ऑक्सीजन हट जाता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ऑक्सीजन उस कंपाउंड से हटता है
तो उसको आप चयन कहेंगे। यदि उस कंपाउंड में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो यहाँ दो प्रकार का यहाँ क्रिया होती है, एक अपचयन की क्रिया, एक उपचयन की क्रिया। तो यहाँ देख लीजिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था इसलिए इसको ऑक्साइड कहते हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और इसमें जब हाइड्रोजन मिलाते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि कॉपर से ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन के साथ यहाँ मिल जाती है और यहाँ कॉपर अकेले पड़ जाती है। तो यहाँ देख लीजिए कि तब यहाँ कॉपर से जब ऑक्सीजन हटा तो इसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटा इसलिए इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपचयन उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है। याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन को जुटना उपचयन कहलाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। मैं अगले क्लास में और भी दूसरा विषय लेके हाजिर होऊंगा और आप लोग के लिए जो बढ़िया हो, आसानी से समझ में आए, आप लोग का मदद मिले, ऐसे मैं विषय को मैं रखूंगा। अभी तक के लिए नमस्कार।